बच्चों के साथ रिश्ते कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं, खासकर वयस्क होने के दौरान, जब माता पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी अत्यधिक देखभाल अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जा सकती है। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो के पास छोटे शहर डेबरी में गेल क्लेवेंजर नाम की 46 वर्षीय मां और पत्नी रहती थीं। 4 जुलाई 1972 को जन्मी वह एक समस्याग्रस्त परिवार में 6 बच्चों में से एक थी। उनका बचपन घर पर एक कठिन माहौल से प्रभावित था। माता पिता एक अव्यवस्थित जीवन जीते थे, शराब का दुरुपयोग करते थे, बच्चों की पर्याप्त देखभाल नहीं करते थे और कुछ महीनों से ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। 4 बहनों और एक भाई के साथ गेल पारिवारिक अराजकता के बीच बड़ी हुई, लेकिन भाई बहन एक दूसरे के लिए विश्वसनीय सहारा बन सके। आश्चर्यजनक रूप से इन सभी कठिनाइयों ने गेल के चरित्र को केवल मजबूत किया। वह एक आशावादी, दोस्ताना और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व बन गई। युवा अवस्था से ही उसे कला में रुचि थी, पहले वायलिन बजाना, फिर पेंटिंग। कला को अपना जीवन समर्पित करने के सपने के साथ गेल समझती थी कि माता पिता के समर्थन के बिना रास्ता मुश्किल होगा। उसने एक सुरक्षित करियर से शुरुआत करने का फैसला किया। 1990 में स्कूल से स्नातक होने के बाद उसने मियामी विश्वविद्यालय में वास्तुकला के लिए दाखिला लिया। अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और मेहनत के कारण वह एक उत्कृष्ट छात्रा साबित हुई और प्रतिष्ठा के साथ स्नातक हुई। युवा और महत्वाकांक्षी गेल ऊर्जा और महत्वाकांक्षा से भरी थी। हालांकि वास्तुकला महिलाओं के लिए एक कठिन क्षेत्र माना जाता था, उसने 1 महीने के भीतर अपने क्षेत्र में नौकरी पाने में सफलता हासिल की। उसका करियर तेजी से विकसित हुआ, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन उतना सफल नहीं रहा। 90 के दशक के मध्य में उसने एक युवक के साथ डेटिंग शुरू की और जल्द ही उनका रिश्ता शादी में बदल गया। दुर्भाग्यवश यह संबंध दुखद साबित हुआ। उसके युवावस्था से जानी पहचानी समस्याएं उसके जीवन में वापस आ गईं। अपने दोस्तों के समर्थन से गेल इस रिश्ते को समाप्त कर सकी। उसके रिश्तेदारों ने उसे अपने पूर्व पति से बचाने और एक कानूनी आदेश प्राप्त करने में मदद की, जिसने उसे पास आने से रोक दिया। इस समय का एकमात्र प्रकाश बिंदु उनके बेटे ग्रेगरी रामोस का जन्म था, जिसकी कस्टडी उसके पास रही। अपने कठिन अतीत के बावजूद गेल ने एक खुशहाल परिवार बनाने की संभावना में विश्वास नहीं खोया। 2000 की शुरुआत में किस्मत ने उसे डैनियल क्लेविंगर से मिलाया। वह एक शांत, विश्वसनीय व्यक्ति निकला जो उसके पारिवारिक मूल्यों को साझा करता था। गेल को महसूस हुआ कि खुशकिस्मती आखिरकार उस पर मुस्कुरा रही है। हालांकि वह शुरू में सावधान थी, समय के साथ वह डैनियल के ईमानदार इरादों से आश्वस्त हो गई। 1 साल बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। 2018 में वे एक बड़े परिवार के रूप में साथ रहते थे। गेल, डैनियल, उनका बेटा ग्रेगरी और डैनियल के पिछली शादी से बच्चे, जिनकी मां ने उन्हें कम उम्र में छोड़ दिया था। इस तरह ग्रेगरी को एक सौतेला भाई और एक सौतेली बहन मिली। इस समय गेल का जीवन सफल चल रहा था। वह करियर बना रही थी, लेकिन पारिवारिक मामले उसे चिंता में डाले हुए थे, खासकर अपने बेटे ग्रेगरी रामोस के संबंध में, जो 2003 में पैदा हुआ था। बचपन से ही ग्रेगरी एकांत प्रिय था। हालांकि उसके दोस्त थे, उसका सामाजिक दायरा बहुत छोटा था। अपरिचित माहौल में वह असुरक्षित महसूस करता था और दूसरों से संपर्क करने में कठिनाई होती थी। चिंतित मां ने उसे अधिक सामाजिक बनने में मदद करने की कोशिश की, उसे स्काउट्स में भर्ती कराकर। गेल ने अपने बेटे को कराटे कक्षाओं में भी भर्ती कराया, यह उम्मीद करते हुए कि खेल उसे अधिक आत्मविश्वास देगा और उसे अपनी उम्र के बच्चों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद करेगा। सौतेले भाई और सौतेली बहन की उपस्थिति के बावजूद उनके बीच कोई करीबी रिश्ता विकसित नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने अपने बेटे के प्रति गेल की असाधारण देखभाल पर ध्यान दिया। वह अपना सारा खाली समय ग्रेगरी को समर्पित करती थी और उसे एक आरामदायक जीवन प्रदान करने की कोशिश करती थी, जो उसे खुद अपने युवावस्था में नहीं मिला था। वह अपने बेटे को आदर्श परिस्थितियां बनाने की उम्मीद में लाड प्यार से पालती थी। 2018 तक परिवार एक विशाल घर में बस गया था, जहां हर किसी का अपना कमरा था। गेल खुश थी
कि वह एक खुशहाल पारिवारिक जीवन का अपना सपना साकार कर सकी। हालांकि सभी उसके आशावाद को साझा नहीं करते थे। मिडिल स्कूल में ग्रेगरी शर्मीला बना रहा और उसका दोस्तों का एक छोटा समूह था। वह अपने सहपाठियों के बीच नहीं उभरा, स्कूल में औसत प्रदर्शन किया और किसी भी गतिविधि के लिए बहुत उत्साह नहीं दिखाया। ऐसा लगता था कि उसकी सभी गतिविधियां उसकी अपनी इच्छा से अधिक उसकी मां की पहल पर आधारित थीं। ग्रेगरी एक काफी अंतर्मुखी युवक था। वह कक्षाओं के बाद दोस्तों के साथ कम समय बिताता था और अपने कमरे में कंप्यूटर के साथ अकेले रहना पसंद करता था। उसकी मुख्य गतिविधियां वीडियो गेम्स और तेज संगीत थीं, जो वह लगातार अपने कमरे में बजाता रहता था। इस समय के दौरान उसने व्यवहार संबंधी समस्याएं विकसित की, जिसमें दूसरों के साथ झगड़े शामिल थे, जिसने पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। अपने बेटे की रक्षा करने की इच्छुक उसकी मां कानून प्रवर्तन अधिकारियों को स्थिति को स्वयं सुधारने का मौका देने के लिए मना सकी। किशोर सामाजिक कार्यकर्ता ने ग्रेगरी का आकलन किया और निष्कर्ष निकाला कि समस्या उसकी क्षमताओं में नहीं थी। युवक बस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहता था। स्थिति वयस्क होने के कठिन चरण से और जटिल हो गई। गेल अपने बेटे के कानून के साथ संघर्षों को लेकर बहुत चिंतित थी। हालांकि अब तक कुछ गंभीर नहीं हुआ था। उसे डर था कि उचित नियंत्रण के बिना सब कुछ और भी बदतर हो सकता है। मां ने अपने बेटे की ऊर्जा को खेलों के बजाय पढ़ाई की ओर मोड़ने की कोशिश की। उसका निरंतर ध्यान उसके प्रदर्शन को सुधारने में मदद करता था। हालांकि ग्रेगरी अपने जीवन को प्रभावित करने के हर प्रयास का विरोध करता था। 2018 की सर्दियों से पहले परिवार में स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई। हालांकि ग्रेड औसत बने रहे, पाठ्यक्रम कठिन हो गया, परिणाम खराब हो गए और युवक में सीखने की कोई इच्छा नहीं दिखी। जब विभिन्न विषयों में नए विषय शुरू हुए, ग्रेगरी पीछे रह गया। मां ने पढ़ाई में मदद करने की कोशिश की, लेकिन प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि समर्थन वास्तव में प्रदर्शन में सुधार कर रहा था, ग्रेगरी के सौतेले पिता और उनके बच्चे भी मां की मदद करने लगे। माता पिता ने बेटे का ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियों को एकजुट किया। 1 नवंबर 2018 को डैनियल छोटे बच्चों के साथ दूसरे शहर में रिश्तेदारों के पास चला गया। घर पर केवल गेल और बड़ा बेटा रह गए। हालांकि उस दिन शैक्षिक चर्चाओं में उसे कोई सहायता नहीं मिली। महिला ने शिक्षा के महत्व पर जोर देना जारी रखा। शाम को ग्रेड की समीक्षा करने के बाद गेल ने देखा कि ग्रेगरी का प्रदर्शन फिर से गिर रहा था। उसने सीखने, स्कूल से स्नातक होने और कॉलेज के लिए भविष्य के परिप्रेक्ष्य के महत्व के बारे में उससे एक गंभीर बातचीत की। जैसा कि आमतौर पर होता था, युवक ने बिना कोई भावना दिखाए उदासीनता से सुना। धीरे धीरे तनाव कम हो गया। अगले दिन ग्रेगरी सामान्य रूप से कक्षाओं में गया। उसके आसपास के लोगों ने कुछ असामान्य नहीं देखा। वह वही शांत और अंतर्मुखी व्यक्ति बना रहा जो केवल दोस्तों के एक छोटे से समूह के साथ संवाद करता था। कक्षाओं के बाद वह घर की ओर चल पड़ा। 2 नवंबर 2018 को दोपहर 3 बजे के आसपास एक परेशान ग्रेगरी ने 911 पर कॉल किया। उसने डिस्पैचर को बताया कि वह अभी अभी स्कूल से लौटा है और उसने दरवाजे पर सेंध लगाने के निशान और घर में अव्यवस्था देखी है। वह अंदर नहीं गया क्योंकि उसे किसी अजनबी की उपस्थिति का डर था। युवक ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि उसने पूरा दिन स्कूल में बिताया था। विशेष चिंता का कारण यह तथ्य था कि उसकी मां की कार घर के सामने खड़ी थी। अंदर एक असामान्य सन्नाटा था और वह गेल की स्थिति के बारे में चिंतित था, जिसे वह कहीं नहीं ढूंढ सका। ग्रेगरी ने अनुमान लगाया कि मां काम पर हो सकती हैं और किसी दूसरी कार से वहां गई होंगी। शायद किसी सहकर्मी ने सुबह उन्हें लिफ्ट दी होगी। हालांकि सेंधमारी के निशान और घर में अव्यवस्था ने उनकी सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न की। आपातकालीन डिस्पैच कर्मचारी ने शांति से युवक से बात की और स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। एक पुलिस गाड़ी तुरंत क्लिमिंगर परिवार के दी गए पते पर पहुंची। परेशान ग्रेगरी सड़क पर पुलिस का इंतजार कर रहा था। उसने क्षतिग्रस्त दरवाजे की ओर इशारा किया और बहुत चिंतित दिखाई दिया। घटना ने पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित किया।
कई लोग स्पष्ट रूप से भ्रमित युवक का समर्थन करने आए। ग्रेगरी ने कई बार अपनी मां को फोन करने की कोशिश की, लेकिन केवल वॉइसमेल ही सुनाई दिया। प्रवेश द्वार पर कब्जों के क्षेत्र में स्पष्ट क्षति दिखाई दे रही थी। अंदर पूरी अराजकता थी। टूटा फर्नीचर, टूटी कांच की वस्तुएं। गेल की कार वास्तव में घर के सामने खड़ी थी। वाहन की जांच में कोई संदिग्ध निशान नहीं मिले। पुलिस अधिकारियों ने देखा कि घर में तबाही एक सामान्य सेंधमारी जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर संपत्ति को नष्ट किया हो। आश्चर्यजनक रूप से पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने कोई शोर नहीं सुना। ग्रेगरी के बयान के अनुसार यह सब उसके स्कूल के समय के दौरान हुआ होना चाहिए। सबसे चिंताजनक गेल की अनुपस्थिति रही। युवक इतनी उत्तेजित स्थिति में था कि अधिकारियों ने उसे जांच और संभावित शांतिकारक दवा के लिए एक चिकित्सा केंद्र में ले जाने का फैसला किया। स्थिति इस तथ्य से और जटिल हो गई कि बाकी परिवार के सदस्य यात्रा पर थे। घर में केवल गेल और ग्रेगरी थे, जो स्थिति को विशेष रूप से परेशान करने वाला बना रहा था। कोई अनुमान नहीं लगा सका कि इस घटना में कौन शामिल हो सकता है। जांचकर्ताओं ने महिला के अतीत की जांच करने के बाद उसके पहले पति की संभावित भागीदारी पर विचार किया, जिसके साथ उसका जटिल रिश्ता था। हालांकि यह संस्करण जल्दी ही खारिज कर दिया गया। आदमी काम पर था, जो सहकर्मियों और कैमरा रिकॉर्डिंग दोनों द्वारा पुष्टि की गई। जांचकर्ताओं ने अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद में लापता महिला के दूसरे पति डैनियल से संपर्क किया। ग्रेगरी का सौतेला पिता घटना से स्तब्ध था और कल्पना नहीं कर सकता था कि इसमें कौन शामिल हो सकता है। इसके बाद युवक को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। जांचकर्ताओं को उसके सहयोग की उम्मीद थी। आखिरकार यह उसकी मां का मामला था, लेकिन पहले मिनटों से ही उन्होंने जांच में सहयोग करने में उसकी अजीब हिचकिचाहट देखी। वह अपने जवाबों में हिचकिचा रहा था और उसकी शुरुआती घबराहट एक असामान्य एकाग्रता में बदल गई। उसके शरीर पर ताजे निशान ध्यान आकर्षित कर रहे थे, जो प्रतिरोध के चिन्ह जैसे लग रहे थे। ग्रेगरी के चेहरे पर सूजन और चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। जब उससे इस बारे में पूछा गया, उसने सब कुछ स्कूल में लड़ाई से जोड़कर बताया। हालांकि जब उसे विवरण देने और संघर्ष में शामिल लोगों के नाम बताने को कहा गया, तो उसकी कहानी उलझी हुई और अस्पष्ट हो गई। वह उकसाने वालों के नाम भी नहीं बता सका। ऐसा लग रहा था जैसे युवक तत्काल कहानी गढ़ रहा हो। जब उसने पुलिस का अविश्वास देखा, ग्रेगरी इस विषय से बचने लगा। जांचकर्ताओं में से एक ने विसंगतियों पर ध्यान दिया और युवक के व्यवहार को और अधिक बारीकी से देखना शुरू किया। बातचीत के दौरान उसकी चिंता बढ़ती गई। पुलिस अधिकारी उसके शब्दों पर कम से कम विश्वास करते जा रहे थे। ग्रेगरी लगातार अपने बालों में हाथ फेर रहा था, अपने अंगों को मल रहा था। जवाब देते समय आंखें बंद कर लेता था और अपनी बाहें मोड़ लेता था। उसकी शारीरिक भाषा स्पष्ट रूप से बेचैनी और बातचीत से बचने की इच्छा को दर्शाती थी। जांचकर्ताओं ने पिछले 2 दिनों की घटनाओं का पुनर्निर्माण किया। जब वह अपनी मां के साथ घर पर था, जांच की आगे की दिशा तय करने के लिए। कानून के रक्षकों ने एक विचित्रता देखी। ग्रेगरी अपनी सुबह और स्कूल से वापसी के बारे में मिनट दर मिनट बता सकता था, जैसे कि वह कोई समय सारिणी पढ़ रहा हो। इसके साथ ही उसे कल के रात के खाने या अपनी मां से आखिरी मुलाकात का लगभग समय भी याद करने में कठिनाई हो रही थी। ऐसा लगता था कि उसने विशेष रूप से इस दिन को सावधानीपूर्वक सोचा था, ताकि कोई समय का अंतराल न छूटे, लेकिन अन्य विवरणों को अनदेखा कर दिया था। जांचकर्ता युवक की कहानी के प्रति संदेहपूर्ण थे। बातचीत के दौरान उनमें से एक ने ग्रेगरी के अपनी मां के साथ संबंधों के बारे में पूछा। सामान्य रूप से पारिवारिक जीवन के बारे में बताने के बजाय उसने कई बार दोहराया कि उसका घटना से कोई लेना देना नहीं है। यह पुलिस को चौंका गया। इस समय तक केवल संभावित सेंधमारी की बात हुई थी, किसी गंभीर बात की नहीं। 1 घंटे की बातचीत के बाद ग्रेगरी का व्यवहार और अधिक संदिग्ध हो गया। वह अपनी निर्दोषता के बारे में बात करने लगा, हालांकि किसी ने उससे इस बारे में पूछा नहीं था। फिर उसने अजीब दोस्तों के समूह पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और संकेत दिया कि पुलिस को उनकी जांच करनी चाहिए।
इस समय ग्रेगरी की कहानी में कई विरोधाभास थे। वह उन समय अवधियों में भी भ्रमित होने लगा था जिन्हें उसने पहले मिनट दर मिनट वर्णित किया था। जब पुलिस अधिकारियों ने उसे इन विसंगतियों की ओर इशारा किया तो उसने एक अलग संस्करण बताने का फैसला किया। उसके शब्दों के अनुसार सब कुछ पिछले दिन शुरू हुआ जब उसकी मां ने उसे स्कूल के बाद जीव विज्ञान में खराब ग्रेड के लिए डांटा। एक भावनात्मक क्षण में उसने पहली बार उस पर हाथ उठाया। जांचकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान ग्रेगरी ने घटनाओं का अपना संस्करण बताया। उसके शब्दों के अनुसार उसके और गेल के बीच एक गंभीर विवाद हुआ जिसमें स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। घटना के बाद युवक ने घबराहट में हुई घटना को छिपाने का फैसला किया और गेल को कार में ले गया। वह लंबे समय तक शहर में घूमता रहा और अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश करता रहा। अपनी गंभीर अवसादग्रस्त स्थिति में ग्रेगरी ने कई बार अपरिवर्तनीय निर्णयों के बारे में सोचा, लेकिन खुद को रोक लिया और आसपास के क्षेत्र में घूमता रहा। अंत में उसे एक परित्यक्त चर्च के पास एक एकांत स्थान मिला। जब उसने चारों ओर देखा तो युवक ने एक कैंप फायर के निशानों वाली जगह देखी। वहां उसने एक गड्ढा खोदा और गेल को कार से वहां ले गया। उसने अपनी मां की अंगूठी निकालने की कोशिश की ताकि उसे गिरवी रख सके और जांच को भ्रमित कर सके, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी गहने को निकाला नहीं जा सका। इसके बाद ग्रेगरी ने बस जगह को गिरी हुई पत्तियों से ढक दिया और घर वापस लौट आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और कल की कक्षाओं से पहले आराम करना चाहता था। स्कूल में उसका व्यवहार इतना सामान्य था कि पूछताछ किए गए किसी भी सहपाठी ने कुछ अजीब नहीं देखा। हालांकि रात में ग्रेगरी जाग गया और उसे एहसास हुआ कि उसकी मां का सिर्फ गायब हो जाना संदेह पैदा करेगा। इसलिए उसने स्कूल जाने से पहले सुबह एक सेंधमारी का नाटक करने और फिर कक्षाओं में जाने का फैसला किया। ग्रेगरी ने वापस आने के बाद पुलिस के पास जाने की योजना बनाई। जब उसने अव्यवस्था फैलानी शुरू की तो उसने महसूस किया कि यह एक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक था और उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने का फैसला किया। जांचकर्ताओं की राय में घर में घटना का नाटक काफी विश्वसनीय था। इसमें अपराध विज्ञान कक्षा से प्राप्त ज्ञान ने मदद की, जिसमें ग्रेगरी विशेष रूप से रुचि रखता था। हालांकि उसने कुछ महत्वपूर्ण गलतियां की। सबसे महत्वपूर्ण यह थी कि वह घटना को गुप्त नहीं रख सका। ग्रेगरी ने यह जानकारी अपने दोस्तों डिलन और ब्रायन के साथ साझा की और यह भी एक तरह के गर्व के साथ किया। उसने अपने स्कूल के दोस्तों से घर में सेंधमारी का नाटक करने में मदद करने को कहा। उसकी उम्मीदों के विपरीत दोस्तों ने कहानी को मजाक के रूप में लिया, लेकिन तबाही में मदद करने के लिए सहमत हो गए। जब जांचकर्ता ग्रेगरी से बात कर रहे थे, उसके दोस्त पहले ही बगल के कमरे में बयान दे रहे थे। उन्होंने घटनाओं के समय क्रम को सटीक करने और मुख्य व्यक्ति के बयानों की विश्वसनीयता की जांच करने में मदद की। यह स्पष्ट हो गया कि जो हुआ वह सहज नहीं था। ग्रेगरी ने सोच समझकर कार्य किया। उसके दोस्त उसे स्कूल ले जाने के लिए सुबह लेने आए। रास्ते में उसने अप्रत्याशित रूप से परेशान करने वाली जानकारी साझा की, जिसे उसके दोस्तों ने मजाक समझा। ग्रेगरी को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए यह अधिक महत्वपूर्ण था कि वे कक्षाओं के बाद घर की तबाही में उसकी मदद करें। समूह ने आखिरी कक्षा छोड़ दी और क्लेवेंजर परिवार के घर की ओर चल दिया। अंदर पहले से ही अराजकता थी जो ग्रेगरी ने सुबह शुरू की थी। अव्यवस्था जो आने वाले पुलिस अधिकारियों को मिली, तीनों की संयुक्त कार्रवाइयों का परिणाम थी। दोस्तों ने ग्रेगरी की अनुमति से अराजकता फैलाई। हालांकि जांचकर्ताओं ने एक दिलचस्प बात नोट की। कुछ वस्तुएं अछूती रह गईं। वे सभी युवक की थीं। बची हुई चीजों में उसके पिता का उपहार, एक शिकारी बंदूक, एक खेल धनुष, एक गेमिंग कंप्यूटर और अन्य ग्रेगरी के लिए मूल्यवान वस्तुएं शामिल थीं। तबाही पूरी करने के बाद दोस्तों ने बस शुभकामनाएं दी और चले गए। हालांकि योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। इसके बाद ग्रेगरी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया और सेंधमारी का नाटक किया। उसे चिंतित बेटे की भूमिका निभानी थी। जांच के दौरान गेल की कुछ चीजें डिलन के पास पाई गईं। इससे युवक से स्वीकारोक्ति प्राप्त करने में मदद मिली। उसका झूठ आसानी से पकड़ा गया।
क्योंकि ग्रेगरी की संपत्ति को छोड़कर सभी वस्तुएं नष्ट कर दी गई थीं। सबसे कठिन ब्रायन से बयान प्राप्त करना था। उसने दृढ़ता से घटना में अपनी भागीदारी से इनकार किया, हालांकि अन्य प्रतिभागियों ने पहले ही प्रत्येक की भूमिका के बारे में बता दिया था। अंततः अन्य लोगों के बयानों की मदद से घटनाओं का समय क्रम पुनर्निर्मित करने में सफलता मिली। जब यह जानकारी ग्रेगरी के सामने रखी गई तो वह इनकार करना बंद कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि घटना की पहले से सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। यह संयोग या आत्मरक्षा नहीं लग रहा था। इस समय तक क्लेवेंजर परिवार के कई परिचितों से पूछताछ की जा चुकी थी, जिन्होंने युवक के कठिन स्वभाव की पुष्टि की। उनके लिए ग्रेगरी का व्यवहार आश्चर्यजनक नहीं था। गंभीर स्थिति के बावजूद तीनों गिरफ्तार किए गए लोग थाने में मजाक करते रहे और स्पष्ट रूप से अपने कार्यों की गंभीरता को नहीं समझे। डिलन और ब्रायन स्थिति की गंभीरता को समझे बिना संभावित दंड पर मजाक कर रहे थे। निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी मुख्य प्रतिभागी जितनी गंभीर नहीं थी। अब जांच को उनकी वास्तविक भागीदारी का पता लगाना था। पूछताछ के बाद तीनों को किशोर न्याय विभाग में निगरानी में रखा गया। पुलिस ने गेल को बताए गए स्थान पर पाया। यह स्पष्ट था कि सबूत मिटाने के प्रयास बेहद लापरवाही से किए गए थे। 4 नवंबर 2018 को ग्रेगरी रामोस पर अपनी मां के साथ गंभीर घटना और जिम्मेदारी से बचने के लिए सबूत छिपाने का आरोप लगाया गया। अदालती कार्यवाही बेहद तनावपूर्ण माहौल में हुई। ग्रेगरी ने अक्सर भावनाएं दिखाई और माफी मांगी। कई लोगों ने उसके पश्चाताप को अवास्तविक माना और इसे केवल सजा कम करने का प्रयास समझा। रिश्तेदार अदालत में मौजूद थे, घटनाओं से विचलित। डैनियल और बच्चे घटना से बुरी तरह प्रभावित थे। उन सभी ने गेल के साथ एक मजबूत बंधन विकसित किया था। कई भावनात्मक प्रस्तुतियां हुईं। ग्रेगरी ने अपने बचाव में बोला, रिश्तेदारों से दिए गए दर्द के लिए माफी मांगी और ब्रायन और डिलन के लिए दया की याचना की, जिनकी निर्दोषिता का उसने दावा किया। आरोपी ने यह कई बार दोहराया, लेकिन अभियोजन पक्ष केवल तथ्यों पर निर्भर रहा और जांच जारी रखी। ग्रेगरी के बयान के अनुसार उसके दोस्त वास्तविक स्थिति नहीं समझे। जब उसने यह महसूस किया तो उसने सब कुछ मजाक के रूप में पेश किया और घर में अव्यवस्था की व्याख्या करने के लिए एक कहानी गढ़ी। अपनी कम उम्र के कारण ग्रेगरी रामोस के पास न्यूनतम सजा पाने का मौका था। समझौता करने के लिए अभियोजन पक्ष ने एक सौदा पेश किया। एक स्वीकारोक्ति उसे अधिकतम सजा से बचने में मदद करेगी। ग्रेगरी ने सौदे की शर्तें स्वीकार कर लीं और उस शाम की घटनाओं के बारे में बताया। उसने अपनी शैक्षिक प्रदर्शन को लेकर अपनी मां के साथ मतभेदों के बारे में बताया। झगड़े के बाद वह अपने कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। बहस के दौरान कही गई उसकी मां की बातें उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। बाद में वह अपने कमरे से बाहर निकला और गेल के साथ बातचीत पर लौट आया। स्थिति बिगड़ गई। क्रोध में ग्रेगरी ने खुद पर नियंत्रण खो दिया। घटना लगभग आधे घंटे तक चली। हालांकि उसके पास होश में आने और रुकने का समय था, इसलिए जो हुआ उसे अनजाने में हुआ नहीं माना जा सकता। यह पता चला कि जब ग्रेगरी अपने कमरे में था, गेल ने अपने पति से संपर्क किया, जो छोटे बच्चों के साथ रिश्तेदारों के यहां थे, और उसे अपने बेटे के साथ हुई कठिन बातचीत के बारे में बताया। उसके पति ने उसे शांत करने की कोशिश की और वादा किया कि कुछ दिनों में लौटने पर सब कुछ संभाल लेंगे। वह ऐसे विकास की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। अदालत ने 45 साल की कैद की सजा सुनाई। 25 साल बाद समय से पहले रिहाई की संभावना होगी। रिहाई के बाद वह निरंतर निगरानी में रहेगा। अपने दोस्तों के लिए ग्रेगरी की दया की याचना के बावजूद उन्हें भी कड़ी सजा का सामना करना पड़ा, 30 साल तक। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिलन सेग्लारेक को जमानत पर रिहाई की संभावना से इनकार कर दिया गया। डिलन का मानसिक समस्याओं का इतिहास था। इसे देखते हुए यह संभावना थी कि वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या भाग सकता है। अगले 309 दिन उसने हिरासत में बिताए। बाद में उसे $2 लाख की जमानत पर रिहाई की पेशकश की गई, लेकिन परिवार इतनी राशि नहीं जुटा सका।
8 फरवरी 2021 तक उसने 828 दिन काउंटी जेल में बिताए, बिना घटना में अपनी भागीदारी स्वीकार किए, जिसके कारण मामला जूरी के पास भेजा गया। सुनवाई में अभियोजन पक्ष के पास युवक की दोष सिद्ध करने के लिए सबूत नहीं थे। न्यायाधीश ने एक समझौता फैसला लिया। डिलन को 10 साल की परिवीक्षा मिली। सबसे आसानी से ब्रायन पोरोस बच गया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद उसकी जमानत $1,00,000 तय की गई, जो उसके माता पिता जुटा सके। उसे मानक शर्तें मिली, लेकिन फिर भी वह स्कूल पूरा कर सका और कॉलेज जा सका। इस दौरान युवक ने कभी भी अपनी रिहाई की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया। 8 जुलाई 2021 को ब्रायन अदालत में पेश हुआ। वकीलों ने जोर दिया कि 3 साल की आजादी में उसने खुद को समाज का एक योग्य सदस्य साबित किया था। हालांकि गेल का परिवार कड़ी सजा पर जोर दे रहा था और उसके लिए डिलन जैसी ही सजा की मांग कर रहा था। 828 दिन की कैद और 10 साल की परिवीक्षा। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी परिस्थितियों का शिकार था और कम उम्र के कारण स्थिति की गंभीरता नहीं समझ सका। अभियोजन पक्ष सजा पर जोर दे रहा था और इसमें उसे गेल के रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त था। अंततः ब्रायन को परीक्षा की सजा मिली। गेल के पति डैनियल ने बाद में स्वीकार किया कि उसने युवा पुरुषों को माफ कर दिया था, क्योंकि उसने महसूस किया कि गुस्सा जो हो चुका है उसे नहीं बदल सकता। उसने स्थिति को जाने देने और आगे बढ़ने का फैसला किया।